हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश करते हैं हम आपके लिए, और इस बार हम लाए हैं आपके लिए डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस अलग अलग स्टॉक्स का। आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। बैंकिंग सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक है ये, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। अभी देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि किस तरीके का इसका बैकग्राउंड रहा है, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में इसकी पोजीशनिंग क्या है, और क्या ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट चॉइस बन सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ट देख रहे हैं आप पीछे, ये ईयर टू डेट जब से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेके आज तक इसकी जर्नी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव हुआ है अक्रॉस द बोर्ड। कहाँ से शुरू हुआ था, किस प्राइस पॉइंट पे। अगर हम बैक टू बैक जाएं 2003 में तो ये 8 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और आज की तारीख में ये स्टॉक है 1526 रुपये का। ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, और 2008 के सिचुएशन में भी देखा गया था कि बैंक सेक्टर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। लेकिन एक यही तरह का सेक्टर है, बहुत लिमिटेड सेक्टर में से, जो कि आपको एक डिपेंडेबिलिटी देता है कि लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न्स देते हैं। अब एचडीएफसी बैंक में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो अगर हम देखेंगे कि इनका ओवरऑल लेवल पे परफॉर्मेंस क्या रहा है, क्या कंपनी है ये, क्या करती है एग्जैक्टली, काम क्या है इसका, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बैंकिंग कंपनी है। देखिए, बैंक कोई भी पैसा कैसे कमाता है, वो एक तरीके से अलाउ करता है लोगों को अपने बैंक में अकाउंट खोलना, कंपनी में अकाउंट खोलने देना। लोग उस अकाउंट में पैसे डालते हैं। अब एक तरीके से वो पैसे को यूज़ करता है, बाकी आगे लेंडिंग करता है जिस पर वो इंटरेस्ट कमाता है। कुछ लोग जो बैंक में पैसा डालते हैं उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में, डिपेंडिंग कि किस टाइप का अकाउंट है, क्या उसने फिक्स्ड डिपॉजिट खोला है, करंट अकाउंट है, या जो भी है सेविंग अकाउंट है, एक एक्स परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज मिलती है। तो यहाँ पे ब्याज देनी है, वहाँ से ब्याज लेनी है, और जो डिफरेंस रहेगा वो इसकी कमाई होती है। तो एक तरह से इन्वेस्टिंग, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो में आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं, तो जो मेजर जो पैसा कोई भी बैंक कमाता है वो कैश फ्लो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो इसके केस में वो चीज़ यही है। अब इस कंपनी के करंट सीईओ जो हैं उनका नाम है शशिधरन जगदीशन। अब जो ये सीईओ हैं ये किसी टाइम पे मैनेजर हुआ करते थे बैक इन 1996-97, और आज की तारीख में ये एमडी और सीईओ बन चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। पहले इनसे पहले आदित्य पुरी हुआ करते थे, जिन्होंने काफ़ी साल, करीब 2 से ढाई दशक इन्होंने एज अ सीईओ संभाला, लेकिन अभी सीईओ रिसेंटली ही 2020 में चेंज हुए हैं। कंपनी बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में है, और काफ़ी पियर कंपटीशन है। एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी, कोटक सिक्योरिटी, कोटक बैंक रादर, ऐसे 3-4 बैंक और भी हैं। बैंक्स तो बहुत हैं, लेकिन 3-4-5 बैंक्स ऐसे हैं जो इनको अच्छा कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपनी निफ्टी 50 में, बीएसई में, हर जगह आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल पे इनका कोई सानी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका अच्छा खासा है। अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करूँ तो 8,44,285 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत बड़ा नंबर है ये। उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बैकग्राउंड लेवल पे भी अच्छी दिखती है। लेकिन अगर हम घुसेंगे एक्चुअल डिटेल्स में तभी जाके पता लगेगा कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती रही है और कर सकती है। एक एक करके बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, इसकी इकोनॉमिक सिचुएशन की, कि किस तरह से ये कंपनी परफॉर्म करती रही है। अगर हम 2019 से एज़ रिसेंट एज़ दैट शुरू करें तो इन्होंने अपना रेवेन्यू जो शो किया था, टोटल इनकम अक्रॉस द बोर्ड, वो था करीब 38,325 करोड़ रुपए। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनका हल्का फुल्का डिफरेंस भी बहुत बड़ा, मॉनेटरी लेवल पे बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। 2020 के मार्च क्वार्टर में इन्होंने जो रेवेन्यू शो किया, थोड़ा सा डिप किया 38,287 पे। लेटेस्ट नंबर जो दिसंबर 2020 के हैं उसमें इन्होंने 39,838.73 करोड़ का ओवरऑल लेवल पे रेवेन्यू शो किया है। ये तब है जब कोरोना सिचुएशन मार्केट में बनी हुई रही है, और उन्होंने अपना टोटल इनकम उस हिसाब से बना के रखा है।
इसके अलावा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबसे बड़ा नंबर जो जेब में जाया करता है किसी कंपनी के, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के सब खर्चे निकालने के बाद कंपनी एक्चुअल में कमा कितना रही है, ये जानना ज़रूरी है। 2019 की दिसंबर में ये नंबर था करीब 7,659.65 करोड़ का, और अभी ये नंबर है 8,769.33 करोड़ पे। तो ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट देखा है इन्होंने पैट में अपने। कोरोना सिचुएशन में ये समझना होगा कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स बंद हो चुके थे। अब सारे सेक्टर्स अगर बंद हो चुके हैं तो काम नहीं है तो रेवेन्यू नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट दिखता है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इनका 13.85% का पैट में इम्प्रूवमेंट आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 22% का, और बेसिक ईपीएस, अभी रेशियोज़ पे जाएंगे, लेकिन आज की तारीख में इनका बेसिक ईपीएस 15.9 का है। अब ये तो हो गई इस कंपनी के इनकम की बात। अब थोड़ा इनके जो हैं बैलेंस शीट्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है। थोड़ी बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि वो कहते हैं ना, डेविल इज़ द डिटेल। मतलब जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है ना, वो आपको इन नंबर्स में जाके घुस के पता लगेगा। हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं, वही एस्पेक्ट्स बता रहे हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं। आप अगर उन्हीं एस्पेक्ट्स को किसी भी स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं और आधा पौना घंटा, 1-2 घंटा मैक्सिमम लगा लेंगे, हालांकि हमारे वीडियोज़ रहेंगे आपके पास हमेशा, लेकिन अगर आप 1 या 2 घंटे लगा लेंगे इस तरह के मैट्रिसेस को देखने में, तो सर्टेन लेवल पे आप अपने आप के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट की बात करें तो 2016 में इनकी बैलेंस शीट कहती थी कि इन्होंने एडवांस दे रखे हैं 4,87,290 करोड़ के, जो अभी हैं 10,43,670 करोड़ के नंबर पे। वहीं पे इनका अगर हम टोटल इक्विटी देखें तो इक्विटी 74,484 करोड़ थी, अभी वो 1,76,935 करोड़ बन चुकी है। तो एसेट लेवल पे इन्होंने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा है। डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं, जो 5,45,000 थे 2016 में, अभी वो 11,46,000 हो चुके हैं। डबल से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा इनका डिपॉजिट भी बढ़ा है। तो बैलेंस शीट भी एक तरीके से एक वैलिडेशन देती है कि ये कंपनी के पास अच्छा खासा एसेट लेवल पे जो है पड़ा है। देन यू हैव कैश फ्लो, तीसरा स्टेटमेंट जो होता है। अब कैश फ्लो में आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी भी बिजनेस में 3 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। एक तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो कि काम होता है उसका, चाहे वो अगर एक मान लीजिए कार की कंपनी है टाटा, अगर हम टाटा ऑटोज़ की बात करें तो उस केस में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी वो गाड़ी बेचने से कितना पैसा कमाया, उधर से आप कैश फ्लो में समझ जाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। कई कंपनी लोन लेती हैं, कई कंपनी लोन देती हैं। फाइनेंसिंग लेवल पे भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इन 3 जगह पे आपको देखना है। अब इनका जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रहा है वो 7,676 माइनस पे रहा, और 16,859 माइनस पे रहा है। लेटेस्ट 2016 में 7,000 और 2020 में 16,859। लेकिन एक बीच में आउटलायर है। 2019 में इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आउटफ्लो था वो 62,000 करोड़ से ज़्यादा था। ये एक अजीब नंबर है आउट ऑफ द होल। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 62,000 वॉज एन आउटलायर। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, जो कि मेजर किसी भी बैंक का एक सोर्स होता है रेवेन्यू का, उसमें अगर हम बात करें तो 11,056 करोड़ से इन्होंने जंप किया है, 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा 2020 में। तो एक तरीके से इनका नेट कैश फ्लो जो 2,542 करोड़ हुआ करता था 2016 में, 2020 में ये नंबर 6122 करोड़ हो चुका है। अब ये 3 स्टेटमेंट्स तो हमने देख ली। अब देखते हैं कुछ रेशियोज़। देखिए, डेटा पता लग गया, अब इंफॉर्मेशन निकालनी ज़रूरी है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 17.22 हुआ करता था 2016 में, अभी 15.45 है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज़ 1.72। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नंबर ज़रूर देख रहे हैं हम, लेकिन इनका पीयर कंपैरिजन करना बेहद ज़रूरी है। हर एक कंपनी उसी के सेक्टर में जो उसके पीयर्स हैं, जो उसके कंपटीशन की कंपनीज़ हैं, उनका रेशियो लेवल पे एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है, कंपैरिजन करना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि अपने सेक्टर में ये कंपनी कहाँ खड़ी है, क्या इसकी
हेल्थ है, ये कंपनी जिम जाती है, मतलब इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं, इन चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई रेशियो हो गया 17.36 है इनका, प्राइस टू बुक 2.68 और प्राइस टू सेल्स 3.87। ये नंबर एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। अभी हम करेंगे इनका कंपैरिजन। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये बाकी पेयर्स के साथ खड़े हैं। HDFC बैंक का पीबी प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो है 4.75। अब प्राइस टू बुक रेशियो की एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जितना कम होगा ना उतना बढ़िया, क्योंकि ये जितना कम होता है उससे पता लगता है कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आज की तारीख में उसकी वैल्यू वो नहीं है जो कि इसकी होनी चाहिए, बल्कि उसको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आपको ये देखना बेहद ज़रूरी है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आपको फिगर आउट करना है। अब पीबी रेशियो HDFC बैंक की है 4.75, ICICI की 2.89, कोटक महिंद्रा की 4.81, एक्सिस बैंक की 2.31 और इंडस इंड बैंक की है इंडस इंड बैंक की है 2.34। अब अपने इंडस्ट्री में, ये अपने सेक्टर में सबसे कम जो हुआ है वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का पीबी रेशियो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है कोटक महिंद्रा का। हालांकि कोटक महिंद्रा और HDFC ऑलमोस्ट सेम है, 4.75 है। तो डेफिनेटली अंडर वैल्यूड तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है या मिड टर्म में भी पैसा कमाना है तो HDFC आपको मिड टर्म में पैसा नहीं दे पाएगा। लॉन्ग टर्म में, मतलब कुछ साल अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 3, 4, 5 साल मिनिमम, बियॉन्ड भी करें तो बेटर पॉसिबिलिटी हैं अच्छे रिटर्न की। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो पीबी रेशियो के हिसाब से इसके इंडस्ट्री में HDFC बैंक ठीक है, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। उसके अलावा पीबी रेशियो देख लिया। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ROE जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया होता है। अपने पास इक्विटी कितनी है उसके बेस पे रिटर्न कितना निकाल पाए, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। 15.45 है ये HDFC बैंक का और अपनी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ICICI 7.98, कोटक महिंद्रा है 12.89 और इंडस इंड 12.94 और एक्सिस 2.14। तो एक्सिस का सबसे कम है, मतलब कि ROE लेवल पे जो इनकी मैनेजमेंट है अच्छे से काम, उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही है जितने अच्छे से HDFC की या कोटक महिंद्रा की कर पा रही है। तो ROE लेवल पे कंपनी स्ट्रांग है, मतलब स्टेबल है। उसके बाद आप जाइए और देखिए कि कंपनी का इस समय पे कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो क्या है। कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो के आज की तारीख में कंपनी के पास उतना पैसा है जितना उसको चाहिए काम चलाने के लिए या नहीं। तो ये जितना ज़्यादा हो इंडस्ट्री में उतना बढ़िया। अब इस केस में भी जो है HDFC बैंक सबसे ज़्यादा है, 19 पे है और 18 पे कोटक और एक्सिस बैंक है। अब इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि रेशियो के मामले में, इसके अलावा पीई रेशियो भी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो अर्निंग होता है EPS होता है, वो आगे अर्निंग पर शेयर होता है कि शेयर मतलब टोटल मार्केट आउटस्टैंडिंग शेयर कितने पड़े हैं और आपका प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। वैसे आपको रेशियो एज इट इज़ मिल जाएंगे, बट अगर आप खुद से कैलकुलेट करना चाहें तो स्टॉक पाठशाला में हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे कोर्सेज़ पड़े हैं। बेसिक से लेके, बिगिनर से लेके, इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल के कोर्सेज़ पड़े हैं जो आपको एक्चुअल में कैसे क्या तरह का आपको रेशियो निकालना है वो बताते हैं। अब पीई रेशियो का एग्जांपल ले लो तो प्राइस बाय जो आपका अर्निंग है। अब प्राइस तो करंट मार्केट प्राइस आपके पास मिल गया, जो ई वाला पार्ट है, EPS वाला पार्ट है, वो अर्निंग पर शेयर। ये पहले आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना कंपनी का नेट प्रॉफिट था, कितने इसके शेयर आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, पहले तो उस नंबर को निकालिए। अब जो वो नंबर है उसको आप डिवाइड करिए, उसको नीचे रखिए और प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को ऊपर रखिए। तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय दैट नंबर दैट यू जस्ट कैलकुलेटेड, नाउ यू गेट पीई रेशियो। अब पीई रेशियो जनरली बेटर होना चाहिए अपने पीयर्स से। उससे पता लगता है कि आप अपनी अर्निंग्स हैं किस बेस पे प्राइस को मूव कर पा रही हैं। तो पीई रेशियो सर्टेन लेवल पे एक हेल्पफुल फैक्टर है। और पीई रेशियो जैसे हमने बताया कि इस समय जो है चल रहा है 17.36 HDFC बैंक का। तो ये थे कुछ फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियोज़ आपको मिलेंगे, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आइसोलेशन में कि कंपनी क्या काम करती है,
क्या इसका फाइनेंशियली स्टेटस है, क्या इसका इंडस्ट्री में स्टेटस है, ये सब चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है। रेशियोज़ को फिगर आउट करना ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना ज़रूरी है। जैसे हमने बताया कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे थे तो कैश फ्लो में हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2019 में एक माइनस की एंट्री दिखी 62,000 की, जो एक आउटलायर थी। तो आपको इस स्टॉक में पैसा लगाने से पहले ये ज़रूर फिगर आउट करना चाहिए कि ऐसे आउटलायर क्यों आया, क्या ऐसा एक्टिविटी हुआ था 2019 में जिसके बेस पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में 62,000 नेगेटिव की एंट्री मिली है। और अगर ऐसी एंट्रीज और भी फ्यूचर में हो सकती हैं तो कैश फ्लो हिट होगा, क्योंकि उस साल का जो कैश फ्लो था, नेट कैश फ्लो, वो -41,000 था, जो आज की तारीख में 2020 में 6,000 प्लस में है, वो 2019 में -41,000 पे चला गया था। तो ये अगर आप डिटेल में घुसेंगे तो ही पता लगेगा। कोई आपको बोल देगा कि आपको स्टॉक में पैसा लगाना है, 3 रेशियोज बता दिए और उसके बेस पे आपको इम्प्रेस कर दिया, ऐसे मत होइए। आपको देखिए, अभी ये वीडियो 15-20 मिनट का बना है। अब इतने से टाइम में, इससे पहले हमने ऑब्वियसली एनालिसिस किया था, तभी आपके सामने ला पाए हैं ये सब नंबर्स। लेकिन अगर आप भी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत एनालिसिस खुद से करना चाहिए। आप किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, किसी ब्रोकर से टिप ले रहे हैं, कोई एडवाइज़र से टिप्स ले रहे हैं, या हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये सब सोर्सेज आपके लिए पहला स्टेप हो सकते हैं। लेकिन जो आखिरी स्टेप है, जो कि आपको एक्चुअल में पैसा लगाना है या नहीं, उसका डिसीजन वो आप ही को लेना है। तो दोस्तों, HDFC बैंक हमें लगता है एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक। लॉन्ग टर्म में आप इसको एटलीस्ट 3, 4, 5 ईयर्स का मान के चलिए, उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, ऐसे कोई हिकअप हुए नहीं। रीसेंट चेंज ये हुआ था कि मैनेजमेंट में CEO को चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक टाइम हो गया था, 23-24 साल CEO रहे थे आदित्य पुरी, अभी जाके वो चेंज हुए हैं और शशिधर जी आए हैं जो कि संभाल रहे हैं CEO की पोजीशन को। तो ऐसे हिकअप्स मैनेजमेंट में रेयरली होते हैं। 2 दशकों में एक CEO चेंज हुआ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सर्टेन लेवल पे उस टाइम पे हुआ होगा स्टॉक, लेकिन कंपनी एज अ बिजनेस इज स्टिल रॉक सॉलिड और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इसको आप एक लो रिस्क जिनका एपेटीट है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक सही रहेगा, क्योंकि ये रिटर्न ठीक ठाक लेवल पे लॉन्ग टर्म में आपको देगा। अभी के लिए एनालिसिस में बस इतना ही। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, सर्टेन लेवल पे हमारी कोशिश रहेगी कि आपके आंसर्स हम कर पाएँ। ऐसे और भी स्टॉक एनालिसिस आपके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो आसान रहे, प्रॉफिटेबल रहे और लंबी रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो, और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है या नहीं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी आपके सर्कल में हैं, उनको भी ऐसे एनालिसिस देखने का मौका मिलना चाहिए। उनको भी हक है अच्छा खासा रिटर्न पाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।